नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और आलेखों पर, जिसके तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 1 से ली गई है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो खबर हैं वो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 14 पे भी आए हैं। मुख्य रूप से इनका संबंध सामान्य अध्ययन के पेपर 3 अर्थव्यवस्था से है और यह संबंधित है आरबीआई की द्विमासिक बाई मंथली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है, द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा से। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत आरबीआई ने कुछ घोषणाएं की हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। इसके तहत आरबीआई की घोषणाओं को देखने के साथ ही हम कुछ बेसिक्स की भी चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम नीतिगत दर के बारे में जानेंगे। नीतिगत दर क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम कुछ मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक होती है, उसे कहा जाता है एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस यह क्या होता है? हम मौद्रिक नीति के डोविश स्टांस और हॉकिश स्टांस के बारे में जानेंगे। डोविश स्टांस और हॉकिश स्टांस के बारे में जानेंगे, यह क्या होते हैं, इनका संबंध किस प्रकार से मौद्रिक नीति से है। इसके अलावा हम मंदी की स्थिति में और उसके पश्चात अर्थव्यवस्था में होने वाली रिकवरी या फिर अर्थव्यवस्था में होने वाले सुधार के संदर्भ में हाल में जो विविध प्रकार की अल्फाबेट प्रकार की रिकवरी के बारे में चर्चा की जा रही है, हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत हम वी प्रकार की रिकवरी, यू प्रकार की रिकवरी, के प्रकार की रिकवरी, डब्ल्यू प्रकार की रिकवरी, एल प्रकार की रिकवरी, यह अलग अलग प्रकार की जो रिकवरी की बातें कही जा रही हैं, उन सारी रिकवरी के कर्व्स को, उन सारी रिकवरी से संबंधित जो विविध वक्र हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य रूप से हम इसमें कुछ संकल्पनाओं को देखेंगे और साथ ही साथ हम कुछ तथ्यों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिसका संबंध प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है और कोविड-19 की पृष्ठभूमि में एक ओर तो आरबीआई के समक्ष यह चुनौती है कि वो ग्रोथ को बना के रख सके, क्योंकि अभी हाल में ही अगस्त के माह में जो जीडीपी के प्रथम तिमाही के आंकड़े आए हैं, उससे यह पता चलता है कि जीडीपी में माइनस के 23.9% की गिरावट देखी गई है। तो एक और तो हमारे सामने कोविड-19 की पृष्ठभूमि है, जिसमें हमें ग्रोथ रेट को बना के रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ इसके साथ हम आगे भी आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकें, इसकी भी चुनौती आरबीआई के समक्ष है। यही कारण है कि आरबीआई के द्वारा एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को वर्ष के शेष भागों में और 2021-22 तक जारी रखने का फैसला किया गया है, लेकिन मुख्य नीतिगत दर जैसे कि रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया है, जो पहले की भांति 4% पर रखी गई है। अब यहाँ से दो शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। पहली, इसके तहत हम रेपो रेट को देखेंगे, रेपो रेट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस यानी मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति का अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रेपो रेट एक नीतिगत दर कहलाती है। ठीक है, मौद्रिक नीति के क्षेत्र में मुख्य नीतिगत दर के रूप में काम करती है और रेपो रेट यानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रीपरचेजिंग ऑप्शन। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रीपरचेजिंग ऑप्शन। रीपरचेजिंग ऑप्शन यह वह दर होती है जिसके आधार पर कोई वाणिज्य बैंक आरबीआई से अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है
और इसके तहत जो अवधि होती है वो कुछ घंटों से लेकर 15 दिन तक की हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है और इस बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करने के अंतर्गत यदि बैंकों को किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है पूंजी की, ठीक है, आवश्यकता महसूस होती है तरलता की, तो इसकी आपूर्ति वो करते हैं आरबीआई के माध्यम से और इसके तहत वो सरकारी प्रतिभूतियां जैसे कि बॉन्ड आदि को गिरवी रखकर आरबीआई से 4% के रेट पर पैसा उधार ले सकते हैं और यह जो पैसा उधार लेना होता है इसकी अवधि कुछ घंटों से लेकर 15 दिन तक की होती है। इसके आधार पर आरबीआई तरलता प्रबंधित करता है, ठीक है, मार्केट में कितना पैसा जाएगा, अधिक जाना है या कम जाना है, इसको निर्धारित करता है आरबीआई, इसको नियंत्रित करता है आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से, जिसके तहत यदि वो तरलता बढ़ाना चाहता है, ठीक है, यदि वो तरलता बढ़ाना चाहेगा तो रेपो रेट को क्या कर देगा, तरलता अगर उसे बढ़ानी हो तो रेपो रेट को नीचे कर दिया जाएगा, जिससे कम ब्याज दरों पर बैंक उधार ले सकते हैं आरबीआई से। अगर उसे बाजार में तरलता घटानी होगी तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिसको बैंकों को अधिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा, जिसके चलते वो आगे भी कम पैसा ग्राहकों को देंगे। तो तरलता को प्रबंधित करने का, ठीक है, बाजार में पैसे की आपूर्ति को घटाने या बढ़ाने का एक बेहतर माध्यम होता है रेपो रेट और इसके तहत रीपरचेजिंग ऑप्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बैंक होते हैं जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण प्राप्त किया है वो यदि चाहें तो उन प्रतिभूतियों को दोबारा भी खरीद सकते हैं और इसके लिए आरबीआई उनको भुगतान भी करेगा, ठीक है। यही कारण है कि रेपो रेट को पुनः खरीद दर भी कहा जाता है और इसके आधार पर मुख्य रूप से आरबीआई के द्वारा बाजार में तरलता को बढ़ाया या घटाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी रेपो रेट की बात। यदि हम बात करें अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की, तो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी मौद्रिक नीति का तरीका है, एक ऐसी मौद्रिक नीति है जिसके तहत केंद्रीय बैंक आसान मौद्रिक नीति अपनाता है। आसान मौद्रिक नीति का मतलब क्या हुआ? तो आसान मौद्रिक नीति का मतलब यह हुआ कि आरबीआई चाहेगा कि वो बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा तरलता को बढ़ाए, वो बैंकों को कम से कम ब्याज दर पर पैसा उधार दे, जिसके तहत मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुँचे। मुख्य रूप से मंदी की अवस्था में, मुख्य रूप से जब अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है तब आरबीआई के द्वारा इस तरीके की अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी नीति अपनाई जाती है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों को कम करते हुए, जैसे कि रेपो रेट आदि को घटाएगा, उसको कम करते हुए मांग बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य मंदी की अवस्था में आर्थिक समृद्धि को गति देना होता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्याज दर कम होंगी तो ज़्यादा लोगों और व्यवसायियों के पास पैसा जाएगा, जिससे वो अधिक खर्च करेंगे, या तो उत्पादक गतिविधियों में या फिर वो उपभोग गतिविधियों में पैसा खर्च करेंगे। और जब वो ज़्यादा पैसा करेंगे तो उससे मांग जनरेट होगी और यह जो मांग जनरेट होगी वो आगे चलकर जीडीपी में वस्तु और सेवाओं के अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे जो वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में जो मंदी की स्थिति दिखाई दे रही है उसको हम काउंटर कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से काउंटर साइक्लिकल मेजर भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है काउंटर साइक्लिकल मेजर, यानी प्रतिचक्रीय उपाय, ठीक है, प्रतिचक्रीय उपाय, जिसके तहत अर्थव्यवस्था को मंदी की गति से बचाने के लिए आसान मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, ठीक है। अब आरबीआई क्या कर रहा है? तो ये हमने आपको बता दिया कि आरबीआई की कोशिश ये है कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि में समृद्धि दर को गति दी जाए।
इसके लिए वो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है। इसके तहत वो ब्याज दरों को कम कर रहा है और साथ ही साथ और भी दूसरे उपाय कर रहा है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो संकुचन देखा गया है वो दूर हो सके। अब इसके आधार पर आरबीआई ने कुछ अन्य अनुमान भी किए हैं, जिसके तहत आरबीआई का ये मानना है कि भले ही अभी अर्थव्यवस्था में मंदी हो, लेकिन जनवरी से मार्च 2021 की जो तिमाही होगी, जो अंतिम तिमाही होगी, उसमें क्वार्टर फोर भी आप इसे कह सकते हैं, जो क्वार्टर फोर होगा उसमें अर्थव्यवस्था अपनी संकुचन की स्थिति से बाहर आ जाएगी। और सितंबर 2020 के जो विविध आर्थिक संकेतक आए हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे अपनी गति पर आ रही है और यदि आगे किसी प्रकार की विघ्न नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था आसानी से अंतिम तिमाही तक आते आते संकुचन से बाहर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यह जो बाहर आने की जो पूरी जो गति होने वाली है यह आसान नहीं रहने वाली। अभी भी जो है जोखिम बरकरार है। यही कारण है कि भारत की जीडीपी के लगभग 10% तक संकुचित हो जाने का अंदेशा है और विश्व बैंक आदि संस्थाओं ने भी अपने अनुमानों में यह बात कही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि एक ओर तो हम मंदी की स्थिति को देख रहे हैं, मंदी की स्थिति के तहत वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो रही है, लेकिन चूंकि हमने कोविड-19 के दौर में, ठीक है, कोविड-19 के दौर में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को लगाया और उस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने वस्तु और सेवाओं का जो आवागमन होता था, ठीक है, वस्तु और सेवाओं से संबंधित जो आपूर्ति श्रृंखला है, उस आपूर्ति श्रृंखला को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यही कारण है कि मांग कम होने के बावजूद जो है, जो खाद्य मुद्रास्फीति आदि है, उसमें हम महंगाई देख रहे हैं, उसमें हम 6% से अधिक दर देख रहे हैं, क्योंकि आवागमन और आपूर्ति श्रृंखला के अवरोधों के चलते जो मांग है वो कम होने के बावजूद हम महंगाई देख रहे हैं। अब इस आधार पे आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि जिस तरीके से धीरे धीरे अब अनलॉक की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है, वो अनलॉक की प्रक्रिया आगे चलकर तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान 6% से कम मुद्रास्फीति को ला पाने में सफल होगी। अब ये जो आने वाले जो महीने होने वाले हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं अक्टूबर और नवंबर की, जो फेस्टिव सीजन होगा, जो त्योहारों का सीजन होगा, इसके बाद दिसंबर से लेकर मार्च तक की अंतिम तिमाही का जो आने वाले जो 6 महीने हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसके तहत आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बहुत से अन्य घोषणाएं भी की हैं। जैसे कि आरबीआई के द्वारा होम लोन के नियमों को आसान बनाया गया है। होम लोन का सीधा संबंध कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से होता है, इसका सीधा संबंध निर्माण क्षेत्र से होता है। जो निर्माण क्षेत्र है वो मूल रूप से एक रोजगार सघन, ठीक है, रोजगार सघन उद्योग है, रोजगार सघन क्षेत्र है। इसलिए यदि लोग घर खरीदने की मांग ज़्यादा करेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था में गति प्राप्त होगी। यही कारण है कि नागरिकों को होम लोन सस्ती दरों पे दिए जाने के लिए आरबीआई ने इससे संबंधित नियमों को सरल बनाया है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि राजस्व में कमी देखी जा रही है, ठीक है, जो राजस्व में जो कमी देखी गई है वो केवल और केवल केंद्र के स्तर पर ही नहीं है, राज्यों के स्तर पर भी जीएसटी लेवल पर वो देखी जा रही है। यही कारण है कि राज्यों को जो उनका खर्च है उसके लिए पैसे की कमी ना हो। राज्यों द्वारा जो राजकोषीय स्टिमुलस या राजकोषीय उत्प्रेरण विविध क्षेत्रों में दिया जाने वाला है, ठीक है, या दिया जा रहा है, उसके संदर्भ में आरबीआई द्वारा बाजार से उधार भी लिया जाएगा। और इसके तहत आरबीआई ने ये प्रयास किया है कि जो मार्केट से जो उधार लिया जाए उसके चलते निजी क्षेत्र को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके भी प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ आरबीआई द्वारा नीतिगत दर जैसे कि रेपो रेट आदि के संदर्भ में डोविश स्टैंड को अपनाया गया है। डोविश स्टैंड, ठीक है, डोविश स्टैंड क्या होता है? तो डोविश स्टैंड, ठीक है, साधारणतया विस्तार मूलक एक्सपेंशनरी
एक्सपेंशनरी मौद्रिक पॉलिसी होती है और एक्सपेंशनरी मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ब्याज दरों को कम करने पर जोर लगाया जाता है। दूसरी तरफ इसी का विपरीत होता है, उसे कहा जाता है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। जो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो विस्तारात्मक मौद्रिक पॉलिसी के उलट विस्तारात्मक मॉनेटरी नीति के विपरीत एक तंग या संकुचित मौद्रिक नीति होती है, जिसमें ब्याज दरों को बढ़ाकर मार्केट से जो तरलता है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में चूंकि मंदी की स्थितियां देखी जा रही हैं, मांग जो है वो लगातार गिर रही है, यही कारण है कि आरबीआई द्वारा डोविश स्टांस विस्तारात्मक मौद्रिक नीति को अपनाया गया है। ठीक है, अब साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि मंदी की स्थिति चूंकि पूरी दुनिया में व्याप्त है, तो वह मंदी से कैसे रिकवर किया जाए, ठीक है, उस मंदी से कैसे बाहर निकला जाए, इसको लेकर अलग अलग प्रकार के तर्कों को दिया गया है। अलग अलग प्रकार के जो मॉडल हैं उनको प्रस्तुत किया गया है और इन मॉडल को भारत में भी लगाए जाने के प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो इसके तहत बहुत सी अल्फ़ाबेट प्रकार की रिकवरीज की बात होती है। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी के अक्षरों जैसे कि वी, यू, डब्ल्यू, ठीक है, एल, के, इसके आधार पर जो है रिकवरी की बात कही जाती है। अब भारत के संदर्भ में भी इस पे लगातार बातें जारी हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट प्रकार की रिकवरी क्या होती है। ठीक है, तो इसके तहत एक एक करके हम रिकवरी को देखेंगे और इसके तहत जो ग्राफ है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अल्फाबेट रिकवरी के तहत वी शेप की रिकवरी, यानी वी आकार की रिकवरी। तो वी आकार की रिकवरी अर्थव्यवस्था की ऐसी रिकवरी होती है जिसमें जो ग्रोथ रेट होता है वो तेजी से नीचे आता है। ठीक है, लेकिन उसके समान ही अर्थव्यवस्था तेजी से संभलती भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे आई, फिर अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर उठ गई, तो एक शेप बना, इसे कहा गया वी शेप, यानी तेजी से नीचे आना फिर तेजी से ऊपर जाना। तो यह जो है ऐसी रिकवरी होती है, इसमें अर्थव्यवस्था में ऐसा सुधार देखा जाता है जो तेजी से गिरावट होती है और तेजी से वो संभल जाता है। इसके चलते अर्थव्यवस्था जल्दी ही मंदी की पूर्व अवस्था में पहुंच जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें अर्थव्यवस्था में नहीं होती हैं। ठीक है, इसको इस चित्र से आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम इस वाले पार्ट को, यह जो लाइन है, इसको हम एक नॉर्मल ग्रोथ की लाइन मारें, हम एक सामान्य समृद्धि की रेखा माने, तो मंदी की स्थिति में क्या होगा? मंदी की स्थिति का मान लीजिए पॉइंट है, तो मंदी की स्थिति में तेजी से जो मांग होती है, तेजी से जो गिरावट होती है, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो तेजी से नीचे जाता है। अब जब तेजी से नीचे जाएगा तो वी का एक ग्राफ बनेगा, लेकिन जो रिकवरी पाथ होता है वो तेजी से ऊपर जाता है, जिसके चलते एक शेप बनता है जिसे कहा जाता है वी शेप, और यह कहलाता है वी शेप का रिसेशन, वी आकार की मंदी की अवस्था, जिसमें तेजी से गिरावट होती है लेकिन उतनी तेजी से ही उत्थान देखा जाता है और बहुत कम समय में अर्थव्यवस्था जो है वो रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो वी शेप की रिकवरी ये पहला है। दूसरा शेप की जो रिकवरी होती है उसे कहा जाता है यू शेप की रिकवरी। ठीक है, यू शेप की रिकवरी में क्या होता है, तो इसमें भी समृद्धि दर तेजी से नीचे गिरती है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से सुधर नहीं पाती है और यह धीरे धीरे सुधरती है। इसका मतलब क्या हुआ कि तेजी से नीचे गई, फिर थोड़े समय तक बनी रही, फिर उसके बाद इसमें सुधार आता है और इसको धीरे धीरे सुधरना या यू शेप की रिकवरी कहते हैं, जिसमें लगभग 1 से 2 साल लग सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये यू शेप की रिकवरी का एक चित्र है, जिसमें अगर मान लीजिए ये नॉर्मल ग्रोथ की एक रेखा है, तो इसमें जीडीपी में मंदी की स्थिति में गिरावट यहाँ से प्रारंभ होगी। यह जो गिरावट है यह गिरते 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 नीचे जाएगी, फिर उसके बाद ये कुछ समय लेती है ऊपर उठने में, और समय लेते लेते जब ये ऊपर उठती है तो इस पूरी तरीके से एक यू प्रकार का शेप बनता है। इसे कहा जाता है यू शेप की मंदी की अवस्था, जिसमें तेजी से गिरावट होती है लेकिन त्वरित उत्थान नहीं देखा जाता, कुछ समय उसमें लगता है ऊपर उठने में, उसके बाद तेजी से रिकवरी होती है। ठीक है, तो वी के उल्टा आप कह सकते हैं
इसे कहा जाता है यू शेप की रिकवरी। ठीक है, तो हमने देखा वी शेप की रिकवरी, यू शेप की रिकवरी। अब हम देख लेते हैं कुछ और रिकवरीज के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डब्लू शेप की रिकवरी। तो डब्लू शेप की रिकवरी क्या होती है? तो इसमें वही होगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो गिरेगी, ठीक है, फिर तेजी से उठेगी, लेकिन फिर से जो है वो उसमें गिरावट देखी जाएगी और फिर से वो ऊपर उठेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें डबल डिप देखा जाता है, 2 बार नीचे गिरने की स्थिति देखी जाती है और 2 बार जो है उसमें उत्थान देखा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति को दर्शाता है और इस अनिश्चितता की स्थिति के चलते कभी उत्थान देखा जाएगा और कभी गिरावट देखी जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक डब्लू प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, यह जो है डब्लू प्रकार की रिसेशन है, जिसमें अर्थव्यवस्था नीचे गई, फिर जो है ऊपर उठी, लेकिन फिर से एक बार नीचे जाएगी, फिर उसके बाद वो नॉर्मल पाथ पे आती है। तो इसमें तेजी से गिरावट, फिर वो ऊपर उठी, फिर उसके बाद नीचे गिरी, फिर उसके बाद रिकवरी हुई। तो इससे एक डब्लू प्रकार की आकृति बनती है, इसी को कहा जाता है डब्लू प्रकार की रिकवरी। अब इसी तरीके से एक और रिकवरी होती है जिसे कहा जाता है जे शेप की रिकवरी। ठीक है, तो जो जे शेप की रिकवरी होती है वो वी शेप की रिकवरी और यू शेप की रिकवरी के बीच की अवस्था आप मान सकते हैं, जिसमें समृद्धि गिरती है, लेकिन जो इसमें रिकवरी होती है वो वी या यू के अनुपात में थोड़ी मध्यम प्रकार की होती है, थोड़ी धीमी प्रकार की होती है, जिसमें रिकवरी में काफ़ी लंबा समय लग सकता है और इसमें 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरावट आएगी, लेकिन जो रिकवरी होगी वो धीरे धीरे होती है, जिसमें 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो जे प्रकार की रिकवरी, उसमें गिरावट आएगी और काफ़ी लंबा समय लगेगा इसको रिकवर होने में। इससे क्या बनेगा, इससे एक जे शेप बनेगा यूं करके। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जे शेप की रिकवरी। इसके अलावा जो अगली रिकवरी होती है उसे कहा जाता है एल शेप की रिकवरी। मंदी की अवस्था में जितनी भी रिकवरियों की हमने चर्चा की, उसमें सबसे ज़्यादा नकारात्मक रिकवरी यही होती है, जिसमें हम वास्तविक रिकवरी कभी भी नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होगी कि वो अपनी नॉर्मल स्थिति में कभी भी नहीं आ पाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा समय उसमें लग सकता है। ठीक है, जिसमें 30 साल, 40 साल, 50 साल तक अर्थव्यवस्था को लग सकते हैं वापस रिकवर होने में। ठीक है, तो समृद्धि इसमें गिरेगी और रिकवरी नहीं देखी जाएगी और यह जो है नकारात्मकता का द्योतक होता है। वैश्विक स्तर पर जो 1929 की जो महामंदी देखी गई थी, जो 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन देखा गया था, वो जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एल शेप की रिकवरी, जिसमें बहुत तेजी से गिरावट आएगी, लेकिन उसमें रिकवरी के चिन्ह दिखाई ही नहीं देते हैं और ये लगातार जो है ऋणात्मक टेरिटरी में देखी जाती है। देखिए, ये अगर नॉर्मल ग्रोथ है तो उस नॉर्मल ग्रोथ की तुलना में इसमें लगातार नकारात्मक ग्रोथ ही देखी जाएगी और इससे जो है एक रिकवरी बनेगी, एक शेप बनेगा जिसे कहते हैं एल प्रकार की रिकवरी। ठीक है, तो एक रिकवरी का मॉडल ये हो गया। एक और मॉडल होता है जिसकी चर्चा वर्तमान में की जाती है, उसे कहा जाता है के प्रकार की रिकवरी। के प्रकार की रिकवरी क्या होती है? तो के प्रकार की रिकवरी ऐसी रिकवरी होती है जिसके तहत अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरीके से मंदी का सामना करते हैं, जिसमें कुछ तेजी से रिकवर कर जाते हैं और कुछ को बहुत समय लग जाता है रिकवर होने में। ठीक है, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में इस तरीके की रिकवरी ज़्यादा देखी जा सकती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के तहत अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं मंदी के प्रति। इसमें हो सकता है कि जो सेवा क्षेत्र है, हो सकता है कि जो शेयर मार्केट का क्षेत्र है वो जल्दी रिकवर कर जाए। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि उद्योग क्षेत्र है वो लंबे समय तक रिकवर ना कर सके। सेवा क्षेत्र में भी हो सकता है कि जो पर्यटन का जो क्षेत्र है वो लंबे समय तक रिकवर ना कर सके। ठीक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों के घूमने फिरने से है और कोविड-19 में यह गतिविधियां काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हुई हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, अगर मान लीजिए ये नॉर्मल ग्रोथ चल रहा है तो एक में गिरावट आई,
ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे में भी गिरावट आई। अब हो सकता है कि दूसरा उठ जाए, ठीक है, लेकिन एक क्षेत्र में हो सकता है नेगेटिव टेरिटरी ही देखी जाए, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगारी भी देखी जा सकती है। तो के प्रकार की रिकवरी जो होती है वो सर्वाधिक जटिल प्रकार की रिकवरी होती है, और जिस अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था में इस तरीके की मंदी के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है। तो जब भारत में हम बात करते हैं, तो भारत में अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है कि भारत जो मंदी की स्थिति है उसमें किस प्रकार से रिकवर करेगा। क्या वो वी के प्रकार में करेगा, क्या यू प्रकार में करेगा, क्या डब्ल्यू प्रकार में करेगा, कि के प्रकार में करेगा, कि एल प्रकार में करेगा, कि जे प्रकार में करेगा, या फिर किसी और प्रकार में करेगा। तो आरबीआई या सरकार को इन सबको बातों को ध्यान में रखना होगा और इसी के अनुसार काम करने की ज़रूरत है, जिसमें यह भी किया जाना बेहतर होगा कि हम सब क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति को अपनाएं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है उसमें अच्छी वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन इसके समानांतर जो उद्योग और सेवा क्षेत्र है उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि नहीं देखी गई है। तो इनके लिए विशिष्ट रणनीति अपनाई जा सकती है। ठीक है। तो ये हो गई हमारा आरबीआई से संबंधित बातें। अब हम चर्चा कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जिसका संबंध पेज नंबर 6 से है और ये जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का अंग है। मुख्य रूप से यह संबंधित है अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो शाहीन बाग केस से संबंधित है। ठीक है। इस पे हमने 1-2 दिन पहले भी चर्चा की थी। तो शाहीन बाग का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी, उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में फैसला दिया है, जिसमें सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दिसंबर से ही इसका विरोध चल रहा था, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक में, ठीक है, लॉकडाउन घोषित होने तक जारी रहा। ठीक है। और यह काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कवर किया गया, और इसके तहत टाइम मैगजीन में भी इससे संबंधित खबर आई है। ठीक है। तो इस पर जो है पिटीशन दाखिल की गई थी, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोड को ब्लॉक कर दिया था, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही थी लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में फैसला यह दिया है कि विरोध प्रदर्शनों के बारे में अगर सार्वजनिक मांग, जो सार्वजनिक मार्ग है या सार्वजनिक स्थल है, उस पर अगर अनिश्चित काल तक कब्जा किया जाता है, तो अनिश्चित काल तक कब्जा किया जाना सही नहीं है, और प्रदर्शनकारियों के द्वारा किसी सार्वजनिक सड़क पर कब्जा करने की घटना बेहद अस्वीकारनीय है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अब यह जो है, इसमें कोर्ट का ये मत था कि सीएए विरोध में जो दिल्ली के शाहीन बाग में आयोजित प्रदर्शन हुआ, उस सार्वजनिक मार्ग की नाकाबंदी जिसके तहत की गई, उससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है, और इसके संदर्भ में आपको संविधान के अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 2 महत्वपूर्ण मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19(1)(b) के तहत बिना हथियार के किसी स्थान पर शांतिपूर्ण सम्मेलन या इकट्ठा होने का अधिकार हमें मूल अधिकार के रूप में प्राप्त हैं। यह दोनों अधिकार एक साथ मिलकर नागरिकों को शांति से एकत्रित होने और राज्य की कार्यवाही या निष्क्रियता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देते हैं। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का इस पूरे पक्ष में मानना है कि लोकतंत्र में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक बहुमूल्य अधिकार है। इसको निश्चित रूप से लोकतांत्रिक पद्धति में प्रोत्साहित और सम्मानित करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो संप्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के हित के संदर्भ में युक्ति युक्त निर्बंधनों के अधीन है। ठीक है। तो इन पे युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं, जिसके तहत कोर्ट का कहना है कि हमें
टू के तहत अपने मूल अधिकारों को देखे जाने की जरूरत है, जिसके तहत विरोध का अधिकार, ठीक है, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम मत भिन्नता दिखाना चाहते हैं, यह जो है हमारे अधिकार में है। लेकिन हम दूसरे नागरिकों के मुक्त रूप से आवागमन के अधिकार को भी अनिश्चित काल के लिए प्रभावित ना करें, इसको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। ठीक है, तो अनिश्चित काल तक हमें इसको नहीं करना है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट विरोध के अधिकार और मुक्त रूप से आवागमन के अधिकार के मध्य संतुलन की बात करता है, जिसमें उसने प्रशासन को कई सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कई सारे अधिकार दिए हैं, जिसमें प्रशासन इस तरीके के अनिश्चित काल तक होने वाले विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में फैसला कर सकता है, जिसके तहत ये कहा गया है कि विरोध के लिए सुनिश्चित स्थानों का चयन किया जाना चाहिए और वहीं पर विरोध किया जाना चाहिए। कोई भी विरोध अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, और यदि वो ब्लॉकेट की स्थिति क्रिएट करता है, ठीक है, सार्वजनिक बंद की स्थिति क्रिएट करता है, तो इसके संदर्भ में प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन प्रशासन को यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि लोकतंत्र के विरोध के महत्व को समझा जाए और इसके तहत ही कार्रवाई किया जाए। अब इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर शाहीन बाग केस में सरकार द्वारा बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया होता, तो हो सकता है कि शाहीन बाग का जो केस है वो इतना लंबा नहीं खींचता। लेकिन अब चूंकि ये मामला काफ़ी लंबे समय तक विवादित रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब ये उम्मीद की जाती है कि इस पर दोनों पक्ष जो हैं वो अपने अपने मत को शांति से रख पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिटोरियल। अब हम बात कर लेते हैं अगले खबर की, जो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य से है। तो आज 10 अक्टूबर का दिन है और 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में, ठीक है, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब ये जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो वर्तमान संबंध में, वर्तमान संदर्भों में काफ़ी प्रासंगिक हो जाता है। विशेषकर कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में इसकी और भी महत्ता है। हाल के समय में हम आत्महत्या के संदर्भ में काफ़ी सारी बातें देख भी रहे हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का केस सबसे ज़्यादा चर्चा में है। तो कोविड-19 के काल में किस प्रकार से जीवन को बचाया जाना चाहिए, किस प्रकार से कोविड-19 के काल में न केवल वायरस से लड़ा जाना चाहिए, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या निवारण को प्राथमिकता दिए जाने की ज़रूरत है, यह इस पूरे आर्टिकल का सार है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर 10 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और कोविड-19 के समय में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि कई सारे कारणों के चलते आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं? तो पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन के चलते लोगों का जीवन जो है वो अकेला हो गया है, लोगों का जीवन जो है सीमित हो गया है। लोग जो है अब फिजिकली लोगों से मिल पाने में, भौतिक रूप से लोगों में मिल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यह भी लोगों में आत्महत्या को प्रभाव करता है। साथ ही साथ लोगों में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, लोगों में बीमारी के संदर्भ में, लोगों में रोजगार को लेकर अनिश्चितता का माहौल व्याप्त है, जिससे भविष्य को लेकर उनमें अनिश्चितता पैदा हो जाती है। कोविड-19 बीमारी के चलते समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां बहुत तेजी से फैली हैं, इसका भी प्रभाव है। मुख्य रूप से एक ऐसी बीमारी से प्रभावित होने का डर लोगों में बना हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है, और यदि व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाता है और वो अकेला रहता है, तो यह भी संभव है कि किसी के भी द्वारा उसकी देखभाल ना की जाए और वो अकेले में ही मर जाए। ठीक है, विशेष रूप से जो सुभेद वर्ग हैं उनका इस पे सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है, इसमें महिलाएं आदि शामिल हैं, इसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। वैश्विक स्तर पर भी हम इसके बहुत सारे उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कि 1918-19 में जब इन्फ्लुएंजा वायरस पूरी दुनिया में जो है फैला था, तब इस तरीके की आत्महत्या की घटनाएं देखी गई थी। जब 2003 में हांगकांग में सार्स नाम की बीमारी का प्रभाव देखा गया, तब भी बहुत सारे देशों में इस तरीके की आत्महत्या की दरें
और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बड़े पैमाने पर देखी गई थी। लेकिन बहुत सारे देशों में हम इसके विपरीत प्रभावों को भी देखते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड आदि। अगर न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड कुछ उन चुनिंदा देशों में से है जिन्होंने कोविड-19 के संदर्भ में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह तो ये तो बहुत ज़्यादा संभावित है कि कोविड-19 का नकारात्मक प्रभाव पड़े मानव स्वास्थ्य पर, नकारात्मक प्रभाव पड़े मेंटल हेल्थ पर। लेकिन यदि हम इसके कुछ प्रभावों को जान लें, यदि हम इससे संबंधित कुछ उपायों को कर लें, तो निश्चित ही इसके नकारात्मक तथ्यों को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है कि इसके संदर्भ में क्या किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लोगों की लगातार देखभाल किया जाना इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसमें आत्महत्या निवारण के संदर्भ में टॉप अप यानी ऊपर से नीति निर्माण और इसके संदर्भ में कार्य, और बॉटम अप यानी सामुदायिक भागीदारी या समुदायों और परिवारों की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी होगी, साथ ही साथ उनके व्यवहार को समझ के हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, भारत ने इस संदर्भ में राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण रणनीति का विकास किया है। इसके तहत बेहद हानिकारक कीटनाशकों तक पहुंच को सीमित करने, शराब तक पहुंच और उसके उपभोग को कम करने और मीडिया द्वारा आत्महत्या को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाए जाने को महत्व दिया गया है और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसके तहत विशेषकर से मीडिया के द्वारा आत्महत्या के संदर्भ में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखना चाहिए ताकि मीडिया आत्महत्या को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाए। इसके संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य सहायता यानी मेंटल हेल्थ केयर जो केयर है वो समय पर मिल जाए, यह भी किया जाना चाहिए, जिसमें हमें हेल्पलाइनों की संख्या को अधिक करना होगा। जो वॉलंटियर्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी भूमिका को भी हमें महत्वपूर्ण बनाना होगा, उनकी भूमिका को भी पहलकारी बनाई जाने की ज़रूरत है, जिसके तहत वो खुद से आगे बढ़कर इसमें काम करें। ठीक है, इसमें हमें संस्थागत व्यवस्था और संस्थागत सहायता के भी विकास पर बल देना होगा, जिसमें लोगों की पहचान करने, उनको समर्थन देने, उनको समय पर सहायता देने पर बल देना होगा। इसके लिए हमें आवश्यक हस्तक्षेप करने होंगे और लोगों से लगातार कांटेक्ट करके, लोगों से लगातार संपर्क करके उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए। इसके तहत यह होना चाहिए कि व्यक्तियों के व्यवहारों में आने वाले बदलावों पर नज़र रखी जाए। व्यक्ति द्वारा यदि नशीले पदार्थ का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगता है, यदि उसकी नींद आदि में नकारात्मक परिवर्तन होते हैं, यदि उसको बोलने में, विचारों को अभिव्यक्त करने में दिक्कतें होती हैं, तो इन सब को ध्यान में रख के हमें काम करना होगा, विशेषकर आत्महत्या निवारण के संदर्भ में। विशेष रूप से जो महामारी प्रभावित लोग हैं, जैसे कि प्रवासी मजदूर, घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं, इनको जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा, राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा आत्महत्या की घटनाएं देखी जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। वहाँ पे जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझने की है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में उसकी सहायता यानी सपोर्ट किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें प्रत्येक स्थिति में या अधिकांश स्थितियों में व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि उसकी सहायता के लिए कोई है और वो दुनिया में अकेला नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 13 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है चीन श्रीलंका संबंधों से। अभी हाल में ही श्रीलंका में बीजिंग से प्रतिनिधित्व दल आया है, जिसके बाद श्रीलंका चीन संबंधों में प्रगाढ़ता देखी गई है। ठीक है, और इसके संबंध में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। ठीक है,
तो इसमें चीनी जो श्रीलंकाई राष्ट्रपति हैं उन्होंने चीनी मॉडल पर विकास करने की चाह व्यक्त की है, जिसके तहत वो विकास की गति को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना चाहते हैं। हाल के सालों में अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो चीन द्वारा श्रीलंका में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह का विकास किया गया है, जैसे कि हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास, कोलंबो में पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट जो लगभग $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अभी हाल में ही दोनों ने एफटीए पर बातचीत प्रारंभ की है। ठीक है, एफटीए पर जो है मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की जा रही है और इसके संदर्भ में जो वैश्विक स्तर पर चीन श्रीलंका संबंधों की आलोचना की जाती है, ऋण जाल रणनीति के आधार पर, डैप डेट ट्रैप रणनीति, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, इसकी भी खुद जो श्रीलंका के नेता हैं महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी आलोचना की है, जिसके आधार पर उनका ये मानना है कि श्रीलंका किसी भी प्रकार से चीन के चंगुल में नहीं है और श्रीलंका ने चीन से जो संबंध बनाए हैं वो संप्रभु आधार पर बनाए हैं। ठीक है, तो वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने कोविड-19 की पृष्ठभूमि में श्रीलंका को लगभग $5 बिलियन की सहायता भी दी है। पहले से ही चीन का श्रीलंका पर लगभग $5 बिलियन का कर्ज है और इसके संदर्भ में श्रीलंका ने ये मांग की है कि चूंकि कोविड-19 के चलते उसकी आय प्रभावित हुई है, अतः उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। भारत द्वारा भी जो है इसके संदर्भ में जो श्रीलंका का देय है, ठीक है, श्रीलंका जो भारत को कर्ज देने वाला है, उसके संदर्भ में आरबीआई ने इस पर रोक लगा रखी है। लेकिन जिस तरीके से चीन और श्रीलंका के मध्य जो संबंध बेहतर हो रहे हैं, उसको समझते हुए भारत द्वारा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक, चलिए अब अगली खबर देख लेते हैं जो पेज नंबर 13 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। ठीक है, तो मुख्य रूप से नोबेल पुरस्कारों की लगातार घोषणा की जा रही है और इस साल जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था को मिला है, जिसका नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 के नोबेल पुरस्कार से संभावित पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है और यह जो उनको सम्मान मिला है वो इसलिए मिला है कि उन्होंने भूख के निवारण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी से संबंध में कार्य किया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है और दुनिया भर में भूखमरी से बचाव के लिए कार्य करने के संदर्भ में ये संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह एक रोम आधारित संस्था है। ठीक है, जो 1961 में गठित हुई। प्रत्येक साल इसके द्वारा 88 देशों के लगभग 10 करोड़ आप कह सकते हैं लोगों की सहायता की जाती है। विशेषकर कोविड-19 के काल में भूखमरी से बचाव के लिए इसने काम किया है और इसके संदर्भ में इसका मानना है कि वैक्सीन जब तक नहीं बन पाती है तब तक खाना ही सबसे बेहतर वैक्सीन है जिसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब दुनिया भर में जो खाद्यान्न की जो असुरक्षा है, जो खाद्य असुरक्षा है, जो भुखमरी है, उसके संदर्भ में इसने कुछ अनुमान भी लगाए हैं, जिसके अनुसार आने वाले साल में लगभग 265 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हो सकते हैं, जिनके लिए हमें काम करना होगा। इसके लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम 120 देशों में मेडिकल कार्गो और खाद्य आवंटन के संदर्भ में कार्य कर रहा है और इसके लिए उसको और अधिक स्वैच्छिक अनुदान की आवश्यकता है। ठीक है, अगर कुछ दूसरे तथ्यों के बारे में बात करें तो इसका निर्माण 1960 के दशक में, जैसे कि हमने बताया 1960 से 62 के काल में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के प्रयासों से हुआ और 1965 में इसका पूर्ण रूप से जो है ये यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र का अंग बन गया। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो 2/3 जो कार्य करता है वो संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में करता है, जिसमें सोमालिया का स्थान लिया जा सकता है, जिसमें यमन का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, जिसमें सीरिया का नाम लिया जा सकता है, जिसमें इराक का नाम लिया जा सकता है। इसी प्रकार के क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न, खाद्य व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए
यह जो है रोम आधारित 2 अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम करता है, जिनका नाम है फूड खाद्य और कृषि संगठन फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आईफाड। ठीक है, तो ये 3 संगठन दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा कृषि विकास के लिए काम करने वाले महत्वपूर्ण संगठन हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से ये स्वैच्छिक दान पर आधारित है। 2019 में इसको इस संदर्भ में $8 बिलियन की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, वर्तमान में लगभग 821 मिलियन लोग गंभीर रूप से भूख से ग्रस्त हैं, जिनके लिए काम करने की ज़रूरत है, और जिस प्रकार से इसको महत्ता मिली है उसके संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तितलियों के नीचे दिए गए युग्मों में से सही सुमेलित युग्मों की पहचान करें। तितली और उनकी विशेषताएं। भारतीय जैज़बिल अपने चमकदार पंख के रंगों से अपने शिकारियों को दूर रखना। कृष्णा पीकॉक हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से पाया जाना। ऑरेंज ओक लीफ पतझड़ के सूखे पत्ते के आधार पर छिपने की अनूठी योग्यता। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की 1, 2 और 3। तो तीनों के तीनों जो युग्म हैं वो सही हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, और इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज के अखबार में खबर आई है जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर पोल कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, जिसके आधार पर यह चुना जाना है कि भारत की राष्ट्रीय बटरफ्लाई कौन हो, नेशनल बटरफ्लाई कौन हो। तो अगर यह स्पष्ट हो जाता है, यह स्थापित हो जाता है, तो जिस तरीके से बंगाल टाइगर, इंडियन पीकॉक, भारतीय कमल, बनियान पेड़ यानी बरगद का पेड़ और मैंगो जो हैं वो भारत के नेशनल सिंबल हैं, उसी तरीके से जो इंडियन जैज़बिल है, कृष्णा पीकॉक है और ऑरेंज ओक लीफ है, इन तीनों में से किसी एक को राष्ट्रीय बटरफ्लाई का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, तो कृष्णा पीकॉक और इंडियन जैज़बिल, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की, तो इसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित युग्मों की पहचान करें। ट्यूलिप क्रांति किर्गिस्तान, गुलाब क्रांति जॉर्जिया, खरबूज मेलन क्रांति बेलारूस। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्यूलिप क्रांति किर्गिस्तान ये सही है, खरबूज क्रांति बेलारूस ये गलत है, और गुलाब क्रांति जॉर्जिया यह सही है। ठीक है, तो मध्य एशिया और जो यूरेशियाई देश हैं उसमें समय समय पर बहुत सारी क्रांतियां वगैरह हुई हैं, जिसमें किर्गिस्तान में ट्यूलिप क्रांति और किर्गिस्तान में ही मेलन क्रांति यह देखी गई। ठीक है, किर्गिस्तान में ही मेलन क्रांति और किर्गिस्तान में ही ट्यूलिप क्रांति देखी गई 2005 और 2010 में। इसी तरीके से गुलाब क्रांति जॉर्जिया में देखी गई 2003 में, और ये सारी की सारी क्रांतियां संबंधित हैं पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से, राजनीतिक क्रांतियों से, जिसके चलते जो सत्ताधारी दल थे, जिसके चलते जो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्र प्रमुख थे उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो इसी तरीके से किर्गिस्तान में अभी फिर से एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया है, जिसमें जो लोग हैं उन्होंने सत्ताधारी दल पर यह आरोप लगाया है कि जो चुनाव किए हुए हैं, ठीक है, अभी हाल में ही जो चुनाव हुए हैं किर्गिस्तान में, उसमें भ्रष्टाचार किया गया है, और इसके आधार पर उनके जो राष्ट्रपति हैं उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा है। ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान में रखना है। किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो आज पेज नंबर 1 पर एक खबर आई है जिसके तहत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक साल जो है जिन जिन जो महत्वपूर्ण जो स्पीशीज़ वगैरह होती हैं उनको उनकी खोज की जो है सूची प्रकाशित की जाती है, और इसके तहत इस साल भी जो सूची प्रकाशित की गई है जिसमें चट्टानों में पाई जाने वाली छिपकली, भांति भांति के मेंढक, कीड़े और इसी प्रकार से विविध खाद्यान्न आदि को भी प्रकाशित किया गया है।
ठीक है। अब इसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं को आपको जानना है। एक को कहा जाता है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। समृद्ध जीवन के विविध पहलुओं के बारे में, विशेषकर प्राणी जीवन के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने का एक संगठन है, जो अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना जो है वो 1916 को की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। इसका जो उद्भव है वो 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग के साथ हुआ था। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है और वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन अलग अलग क्षेत्रों में है। विशेष रूप से भारत में जो जैव विविधता है, जंतुओं के संदर्भ में जो जैव विविधता है, उनको बढ़ावा देने के लिए संगठन कार्य करता है और इसके लिए यह प्रतिवर्ष जो जंतु वगैरह खोजे जाते हैं उनकी सूची प्रकाशित करता है। इसी के समान वनस्पति क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 1890 में की गई और 1954 में इसका पुनर्गठन हुआ। मुख्य रूप से देश में पौधों की उत्पत्ति, उनके वितरण, पारिस्थितिकी, आर्थिक उपयोगिता के बारे में सर्वेक्षण करना, ठीक है, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं के संदर्भ में मिलकर काम करना और अलग अलग जड़ी बूटियों आदि के संदर्भ में दस्तावेजीकरण करके इनके प्रमाणिक संग्रह के संरक्षण के रूप में काम करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसके द्वारा भी प्रतिवर्ष इसके संदर्भ में एक सूची प्रकाशित की जाती है जो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। एनसीपीसीआर की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई। इसका अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन में प्रतिपादित किया गया है। एनसीपीसीआर 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित करता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ए, बी और सी तीनों के तीनों कथन सत्य हैं और इसे हम याद रख सकते हैं एनसीपीसीआर के संदर्भ में। तो आज ही जो है इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें अभी हाल में ही एनसीपीसीआर ने एक नोटिस जारी किया था अलग अलग राज्यों को, जिसके तहत उसने कहा कि जो केयर होम्स हैं, जो बच्चों के जो केयर होम्स हैं, उसमें जो बच्चे रह रहे हैं उनको उनके माता पिता तक पहुंचाने या फिर उनको अडॉप्ट किए जाने के संदर्भ में त्वरित उपायों को किया जाना चाहिए। अब केयर होम्स में जो बच्चे रह रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी उनके माता पिता तक पहुंचाया जाए या फिर उनको जल्दी से जल्दी गोद लिया जाए। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको एक निश्चित टाइम फ्रेम में नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें उसने एनसीपीसीआर से कहा है, एनसीपीसीआर से पूछा है कि आप इतनी जल्दी इस कार्य को कैसे करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा होता है वो इस संदर्भ में यूनिक होता है और उसकी आवश्यकताओं को समझ के ही उसको घर वापसी करने की ज़रूरत है, उसको माता पिता दिए जाने की ज़रूरत है। और यदि उसको व्यापक पैमाने पर लागू किया जाएगा तो हो सकता है कि बाल अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक है, तो इस संदर्भ में इसे ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग संसद के अधिनियम द्वारा 2007 में स्थापित हुआ, जिसमें 0 से 18 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनको बालक परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम मिसाइल क्या है? लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक नाशक मिसाइल, नवीन पीढ़ी की रेडिएशन विरोधी मिसाइल। तो इसमें डी आंसर सही है, नवीन पीढ़ी की रेडिएशन विरोधी मिसाइल है और अभी हाल में ही इसका डीआरडीओ द्वारा जो है परीक्षण किया गया, जिसको सुखोई विमान से छोड़ा गया और मुख्य रूप से जो शत्रु देश के, ठीक है, शत्रु देश के जो रडार्स आदि होते हैं उनको जो है टारगेट करने वाली एक ये मिसाइल है।
ठीक है, जिसमें विविध प्रकार के जो जैमिंग डिवाइस आदि होते हैं, जो वायुयानों के उपकरणों को जैम कर देते हैं, उनको भी टारगेट कर पाने में ये मिसाइल संभव होगी। ठीक है, चलिए अब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता या पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो इसमें पारमिताएं या परामिता मुख्य रूप से क्या होता है, तो यह उन पूर्णताओं को, परिपूर्णताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है। ठीक है, बोधिसत्व जो है वो महायान बुद्धिज्म की एक संकल्पना है, जिसके तहत ये माना जाता है कि जो बुद्ध होते हैं, ठीक है, या जो महान पुरुष होते हैं, वो अपनी जो निर्वाण का मार्ग है, निर्वाण प्राप्ति है, उस निर्वाण प्राप्ति को वो तब तक रोक कर रखते हैं जब तक सभी व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त ना हो जाए। तो बोधिसत्व जो होते हैं वो महाकरुणामयी मानव होते हैं, महाकरुणामयी व्यक्ति होते हैं, जो अपने निर्वाण के पथ को तब तक प्राप्त नहीं करते जब तक दुनिया के सारे लोगों को निर्वाण ना प्राप्त हो जाए। और ये जो है बोधिसत्व जो है कुछ परिपूर्णताओं से ग्रस्त होते हैं, कुछ परिपूर्णताओं से जो है युक्त होते हैं, जिसके आधार पर उनको बोधिसत्व प्राप्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अल्फाबेट रिकवरी से आप क्या समझते हैं? कोविड-19 की पृष्ठभूमि में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियों तथा रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में अक्टूबर 2020 में घोषित मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। कोविड-19 की पृष्ठभूमि में केवल कोरोना वायरस से ही लड़ा नहीं जाना चाहिए, अपितु इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या निवारण को भी प्राथमिकता बनाए जाने की आवश्यकता है। चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं आज की परिचर्चा के आधार पर। ठीक है, तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के अंतर्गत हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदू अखबार में आए हुए जो संकल्पनाएं हैं, हम उनकी चर्चा कर सकें। यदि आपको हमारे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।